हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन सभी को पता है, अपन डिस्कस कर रहे थे जो आपके एंक्लेक्स नोट सेट क्वेश्चन सीरीज, जिसको अपन एंक्लेक्स सीरीज के भी नाम से जान रहे थे। और दोस्तों, अपन ने जो फर्स्ट क्लास है, जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, वो अपने फर्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन देखे थे। अब जो नेक्स्ट क्लास है, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ एक नेक्स्ट वीडियोस को अपन क्या करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन दोस्तों देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्लियर दोस्तों? और जैसा कि आप सभी को पता है, जो फर्स्ट वीडियो था बहुत अच्छा रिस्पांस लिया आपका, और आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी के साथ में। और देखिएगा, अपन बात करें आज की जो क्लास है दोस्तों, वो आज की क्लास अपन एक छोटी सी जो आपकी मोटिवेशनल जो आपके क्वेट्स है उससे स्टार्ट करता हूं। ये सीढ़ियां उनको मुबारक जिनको छत पे जाना है, ये सीढ़ियां उनको मुबारक जिनको छत पे जाना है। हम तो आसमां की आरजू रखते हैं, हम तो आसमां की आरजू रखते हैं, हमें तो अपना रास्ता खुद ही बनाना है, हमें तो अपना रास्ता खुद ही बनाना है। क्लियर चीजें, बिल्कुल इसी सोच के साथ में दोस्तों अपन सभी को क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर चीजें, और अपनी जो तैयारी, अपनी जो प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को अपन को दोस्तों क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। ये बात भी आप सभी के माइंड में होनी चाहिए। क्लियर चीजें, अब दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन वाला जो सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िएगा, समझिएगा, और उसके बाद में इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखिए क्या लिखा है, द नर्स इज ए प्रिपेयरिंग फॉर द एडमिनिस्टर्ड ए फीडिंग। मतलब क्या है, नर्स प्रिपेयर कर रही है एडमिनिस्टर्ड ए फीडिंग वाया द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। मतलब जो एनजी ट्यूब है, उस एनजी ट्यूब के द्वारा फीडिंग करवानी है, और नर्स क्या कर रही है, एक पेशेंट को प्रिपेयर कर रही है। द नर्स वुड परफॉर्म which of the following before initiation of the feeding। मतलब ये क्या कह रहा है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी क्लाइंट को नर्स को क्या करना है दोस्तों, फीडिंग देनी है। तो फीडिंग देने से पहले नर्स कौन सा एक्शन करेगी या क्या प्रिपरेशन करेगी उस क्लाइंट में। तो देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है, असेस फॉर द ट्यूब प्लेसमेंट बाय द एस्पिरेशन स्टोमक कंटेंट। कि जैसे आपने एनजी ट्यूब लगाई और उसके बाद में आप गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको क्या करोगे, एस्पायरेट करोगे, और एस्पायरेट करने के बाद में दोस्तों आप क्या करोगे, इसकी पीएच को देखोगे। सेकंड वन लिखा दोस्तों, प्लेस द पेशेंट इन द लेफ्ट लाइंग पोजीशन। कि भाई जो क्लाइंट है, आप एनजी ट्यूब डालने से पहले इसको लेफ्ट लाइंग पोजीशन रखोगे। फिर लिखा एडमिनिस्टर्ड फीडिंग विद 50% डेक्सट्रोज। मतलब आप फीडिंग दोगे तो उसके साथ में 50% डेक्सट्रोज दोगे। और उसके बाद में क्या लिखा है, ensure that feeding solution has been warmed in microwave for the 2 minutes। मतलब आपको क्या करना है, जो भी फीडिंग की चीजें देनी है वो पहले आप माइक्रोवेव में क्या करो, उसको हॉट करो, गर्म करो, वार्म करो, उसके बाद देना है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, ensure the feeding solution has been the warm। कभी भी ध्यान रखना, आप जो फीडिंग दे रहे हो वो फीडिंग कभी भी वार्म नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला तो आपका ये गलत हो गया, कभी भी आपकी क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वार्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्टर्ड फीडिंग विद द 50% डेक्सट्रोज, इसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। 50% डेक्सट्रोज के साथ में कभी भी आपको क्या करना है, फीडिंग को एडमिनिस्टर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट में लिखा है, प्लेस द पेशेंट इन द लेफ्ट लाइन। कभी भी ध्यान रखना, जब आपको एनजी ट्यूब इंसर्ट करना है तो ध्यान रखना एनजी ट्यूब इंसर्शन में आपकी कौन सी पोजीशन दी जाती है दोस्तों, तो उसका नाम ध्यान रखना, हाई फाउलर। कौन सी पोजीशन दोस्तों, हाई फाउलर पोजीशन के अंदर ही एनजी ट्यूब का क्या होता है दोस्तों, इंसर्शन होता है। ध्यान रखना, तो यहाँ लो लाइन पोजीशन जो आपकी लेफ्ट लाइन पोजीशन, इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट जाएगा, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि जब भी अपन क्या करते हैं, एनजी ट्यूब को डालते हैं, एनजी ट्यूब प्रिपेयर करते हैं, उससे पहले आपको एनजी ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दोस्तों ये इंश्योर हो जाना है। क्या, किसके लिए इंश्योर होना है, देखो किस चीज के लिए आपको इंश्योर होना है। देखिएगा, सबसे पहले एक तो आपको ध्यान रखना, भाई जो ट्यूब है वो आपकी करेक्ट प्लेसमेंट है या नहीं। ट्यूब का जो करेक्ट प्लेसमेंट है, इस करेक्ट प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे बेस्ट और जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसका नाम क्या है दोस्तों, एक्सरे।
क्या नाम है दोस्तों उसका? एक्सरे। ठीक है, सेकंड वन अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो आपका एस्पायरेशन हो गया, कौन सा होगा दोस्तों? एस्पायरेशन अपन देख सकते हैं। क्लियर है? तो एक्सरे हो गया, एस्पायरेशन, ये दोनों क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सरे दे नहीं रखा है, इसका मतलब आपको एक्सपायरेशन करना है। एक्सपायरेशन में आपको क्या चेक करनी है? पीएच। यदि पीएच आपकी कैसी आ रही दोस्तों? एसिडिक आ रही है। पीएच यदि एसिडिक आ रही है, इसका मतलब वो ट्यूब कहां गई है दोस्तों? स्टमक के अंदर गई। कहां पे गई है? स्टमक के अंदर। और यदि एसिडिक नहीं आ रहा है, एल्कलाइन नेचर आ रहा है, तो ध्यान रखना एल्कलाइन नेचर के अंदर या तो आपकी ट्यूब का इंटेस्टाइन में गई है, क्लियर है, और या आपकी ट्यूब कहां गई होगी? आपकी लंग्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फीडिंग से पहले आपको ध्यान रखना है, फीडिंग के टाइम कौन सी पोजीशन देते हैं? फीडिंग ट्यूब इंसर्ट करने के लिए हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। फीडिंग किस पोजीशन में दी जाती है? तो ध्यान रखना वो फाउलर पोजीशन में फीडिंग दी जाती है। और आफ्टर फीडिंग आपको कौन सी देनी है? राइट फाउलर पोजीशन देनी है। ये तीन पोजीशन फीडिंग के अंदर दोस्तों मेन रूप से क्या करती है? काम करती है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है? ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद में राइट आंसर कमेंट करिएगा। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा दोस्तों, आंसर उसका इतना ही क्या होगा? छोटा होगा। देखिए क्या लिखा दोस्तों, द होम केयर नर्स विजिट ए प्रेग्नेंट, एक होम केयर नर्स है, मतलब एक नर्स है, उसने होम विजिट करी एक प्रेग्नेंट डाइट, जो प्रेग्नेंट लेडीज है। फिर लिखा प्रेग्नेंट डाइट हु हैज डायग्नोस्ड विद द प्री एक्लेम्पसिया। क्लियर चीज है, एक नर्स है, उस नर्स ने होम विजिट करी और वो जो आपकी प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या डायग्नोस्ड हुआ है? प्री एक्लेम्पसिया डायग्नोस्ड हुआ। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट द वर्सनिंग ऑफ द प्री एक्लेम्पसिया नीड टू नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सिंपल सी बात है कि जो प्री एक्लेम्पसिया, कोई भी लेडी है उसको प्री एक्लेम्पसिया हुआ है, अब नीचे दिए गए जो आपके ऑप्शंस है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि उसको जो प्री एक्लेम्पसिया है वो वर्सनिंग हो गया है, मतलब प्री एक्लेम्पसिया क्या हो गया? उसको हाईएस्ट लेवल का हो गया है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या दे रखा दोस्तों? यूरिन आउटपुट इंक्रीज, कि भाई यूरिन आउटपुट उसका बढ़ रहा है तब प्री एक्लेम्पसिया वर्ष होगा। फिर देखो डिपेंडेंट एडिमा हैज रिजोल्व, एडिमा क्या हो गया है? कम हो गया, तब प्री एक्लेम्पसिया वर्सनिंग मानोगे। फिर देखो ब्लड प्रेशर रीडिंग एज द प्री नेटल बेसलाइन, मतलब ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो भी आपकी नॉर्मल आ गई है। और उसके बाद लिखा है द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ हेडेक एंड ब्लर विजन। ठीक है, क्लाइंट ये कंप्लेन करेगा मुझे हेडेक हो रहा है और ब्लर विजन हो रहा है, तब आप प्री एक्लेम्पसिया को वर्सनिंग मानोगे। थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया एक ओबीसी की कंडीशन है। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? हाइपरटेंशन। देखो यहां पे मैं बात करूं, तीन चीजें होगी यदि प्रेगनेंसी के अंदर। एक तो होता है आपका गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या बोल रहे हैं? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन उसको माना जाएगा दोस्तों, हाइपरटेंशन यदि आपका 140 mm ऑफ एचजी से यदि क्या हो रहा है? आपका ज्यादा हो रहा है। क्लियर चीज है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या होगा साथ में कि यदि किसी भी पर्सन के अंदर क्या हो रहा है? प्रोटीन यूरिया। क्या हो रहा है दोस्तों? ये हो गया आपका प्रोटीन यूरिया। और तीसरा क्या हो गया दोस्तों? एडिमा। एडिमा, प्रोटीन यूरिया और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तीन कंडीशन एक साथ देखने को मिलती है, तो उस डिजीज का क्या नाम बन जाता है दोस्तों? प्री एक्लेम्पसिया। क्या बन जाता है? प्री एक्लेम्पसिया। अब बताओ भाई प्री एक्लेम्पसिया में सबसे ज्यादा, अब देखो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्राइमरी, इसमें देखो सबसे पहला यूरिनरी आउटपुट हैज इंक्रीज। यदि यूरिनरी आउटपुट आपका 30 ml पर होवर आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों? 30 ml पर होवर, इसका मतलब क्या है? सेटिस्फैक्टरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन कि जो आपका डिपेंडेंट एडिमा हैज बीन रिजॉल्व, मतलब एडिमा रिजॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। यूरिन भी बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है, किडनी अच्छा काम कर रही है। फिर देखो बीपी भी आपकी नॉर्मल आ रही है, बीपी भी आपकी क्या आ रही है? नॉर्मल, ये भी अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होगा? ए भी प्री एक्लेम्पसिया के लिए सही है, बी भी प्री एक्लेम्पसिया के लिए सही है, सी भी प्री एक्लेम्पसिया के लिए सही है। अब बात किसकी आती है? डी। अब यहां दोस्तों क्या लिखा है? ए क्लाइंट कंप्लेन ऑफ द हेडेक, ब्लर विजन एंड, क्या होगा आपका? हेडेक और ब्लर विजन कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है दोस्तों? जो आपका
प्री एक्लेम्पसिया है। किसकी बात करूं दोस्तों मैं? जो प्री एक्लेम्पसिया है, इस प्री एक्लेम्पसिया का एक साइड इफेक्ट होता है। उस साइड इफेक्ट का नाम क्या दोस्तों? उसका नाम है DIC। क्या नाम है आपका? डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी। डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। अब इस मोस्ट कॉमन प्री एक्लेम्पसिया की वजह से, DIC की वजह से कोगुलोपैथी है। इसका मतलब क्या जम सकता है यहाँ पे आपका? ये देखिएगा दोस्तों, थ्रोम्बस। क्या बन सकता है? थ्रोम्बस। जब थ्रोम्बस बनेगा तो उस पर्सन को क्या हो सकता है? ब्लर विजन या हेडेक हो सकता है। तो ध्यान रखना, थ्रोम्बस या एम्बुलेंस की वजह से, या जो आपका डिसेमिनेटेड इंट्रावेनस कोगुलोपैथी की वजह से आपका क्या हो रहा है? ब्लड विजन या हेडेक हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लिकेशन। बाकी सारी बातें प्री एक्लेम्पसिया के ऊपर बिल्कुल सही है दोस्तों। क्लियर? वेरी इजी है बिल्कुल। कितना अच्छा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन था। ये भी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सभी को आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन, जिसका जो कैरियोटाइप है वो कितना आपका? 47XXY। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसका जो कैरियोटाइप है वो 47XXY देखने को मिलता है? क्लियर दोस्तों? सबसे पहला डाउन सिंड्रोम है, उसके बाद में क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, उसके बाद में एडवर्ड सिंड्रोम है, उसके बाद में पटाउ सिंड्रोम है। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूं दोस्तों, तो क्या हो गया? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम का मतलब होता है आपका, ध्यान रखना, देखो पटाउ के अंदर क्या होगा? जो आपका 13 नंबर का क्रोमोसोम है। कितने नंबर का आपका? 13 नंबर का जो आपका ये हो गया आपका क्रोमोसोम्स। इस 13 नंबर के क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है? ट्राइसोमी। 13 नंबर की क्रोमोसोम में क्या होती है? ट्राइसोमी। एडवर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि जो 18 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके अंदर क्या होती है? देखो, ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी का मतलब ये है कि 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर 3 वेरिएंट होंगे। पटाउ का मतलब है 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है इसमें 3 वेरिएंट होंगे। उसके बाद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है दोस्तों, इसके अंदर भी कितना होता है? डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ट्राइसोमी देखने को मिलती है। 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। अब बात आती कौन सा? क्लेन फिल्टर। तो ध्यान रखना, जो क्लेन फिल्टर के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, टोटल जो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी आपकी? 47 होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका रेजिमेंट रहता है वो XXY रहता है। क्या रहता है दोस्तों? XXY। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में जो पूछा है इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका बी। अब एक और बच रहा है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम। ये मेनली आपकी मोस्टली यही डिफॉर्मिटी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो, जो टर्नर सिंड्रोम है, इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होंगे? टोटल 45 क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें टोटल कितने होंगे आपके? 45 क्रोमोसोम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर चीज है। इसके अंदर ध्यान रखना, एक जो एक्स है वो एक एक्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक एक्स क्या होता है दोस्तों? एब्सेंट होता है। तो ये बात ध्यान रखना। ये टोटल मैंने आपको 5 क्रोमोसोम के बारे में बताई है। मोस्टली सिंपल एग्जाम के अंदर ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा रीजनल वाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले पढ़िएगा, समझिएगा और राइट आंसर कमेंट करिए। The nurse is performing an assessment on a pregnant client in the last trimester of diagnosis. ध्यान रखना, with the preeclampsia। मतलब एक नर्स है, वो एक प्रेग्नेंट लेडी का असेसमेंट कर रही है लास्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या है दोस्तों? प्री एक्लेम्पसिया। देखो कंडीशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक नर्स है, वो असेसमेंट कर रही है प्रेग्नेंट लेडी का, और वो प्रेग्नेंट लेडी आपकी किसके अंदर है दोस्तों? लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन क्या लिखा है? द नर्स रिव्यू द असेसमेंट फाइंडिंग एंड डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस। मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको प्री एक्लेम्पसिया है और थर्ड ट्राइमेस्टर में है, और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है प्री एक्लेम्पसिया का। ये आपको इतना ही पूछ रहा है कि प्री एक्लेम्पसिया का कॉम्प्लिकेशन हमें बता दीजिए।
मतलब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर पूछ रहा है कॉम्प्लिकेशन। देखो सबसे पहले बताओ भाई प्री एक्लेम्प्सिया का जो कॉम्प्लिकेशन है, इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है। फिर लिखा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फीडिंग हॉट व्हेन द इन द रूम इज कोल्ड, मतलब क्या होता है आपको कि रूम जब कूल होगा तो आपको हॉट फीलिंग आएगी, ये हो सकता है। फिर लिखा है पीरियड ऑफ फीटल मूवमेंट फॉलो बाय द क्यूट पीरियड, मतलब फीटल के मूवमेंट आपके ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर लिखा है देखो नेक्स्ट वन, एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग सच इन द गम्स, पिटेची एंड परब्यूरा, कहने का मतलब है आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। अब मैंने पिछले ही क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया कि जो आपका प्री एक्लेम्प्सिया है, इस प्री एक्लेम्प्सिया का जो कॉम्प्लिकेशन है उसका नाम है DIC। क्लियर चीज है क्या है आपका DIC, डिसेमिनेटेड कोगुलोपैथी। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना जो प्री एक्लेम्प्सिया, ध्यान रखना उस प्री एक्लेम्प्सिया के अंदर आपका क्या हो सकता है, उस प्री एक्लेम्प्सिया के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। जैसे माना कि क्या हो गया, गम्स हो गया, गम्स के अंदर पिटेची होगी इस जगह, तो यदि आपको क्या देखने को मिले दोस्तों, ब्लीडिंग देखने को मिले, लाइक गम हो गया, पिटेची, तो वो क्या माना जाएगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका माना जाएगा दोस्तों, तो वो आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। वेरी इजी, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, रेशनल और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। देखिएगा, यूटेराइन फंडस हाइट ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट एट द लेवल ऑफ अम्लाइगस इन हर प्रेगनेंसी, मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी प्रेगनेंसी के अंदर उसका जो आपका फंडस का जो यूट्रस है, यूट्रस का जो फंडस है ना, ये देखो यूट्रस का जो फंडस है वो फंडस का लेवल अम्लाइकस के ऊपर कब आएगा, सिंपल सी बात है। देखो 10 से 12 वीक में अम्लाइकस के ऊपर आएगा, या 14 से 16 वीक में अम्लाइकस के ऊपर आएगा, या 20 से लगाकर 24 वीक में अम्लाइकस के ऊपर रहेगा, या आपका 30 से लगाकर 32 वीक में अम्लाइकस के ऊपर रहेगा। बिल्कुल वेरी बेसिक है दोस्तों ये भी। अब देखो मैं थोड़ी सी बात करता हूं फंडल हाइट। देखिएगा दोस्तों, आप फंडल हाइट को 3 पोर्शन में बांट दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, ये क्या होगी आपकी अम्लाइकस, ये दोस्तों क्या होगी आपकी अम्लाइकस, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं दिस इज द पेल्विक बोन या पेल्विक पोर्शन, ये कौन सा आपका पेल्विक बोन, ठीक है। उसके बाद ऊपर में क्या मान लेता हूं, दिस इज द जिपफॉइड प्रोसेस, ये क्या दोस्तों जिपफॉइड प्रोसेस, बिल्कुल इजी भाषा में समझिएगा। अब अपन बात करें कि फंडल हाइट कैसे बढ़ती है। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि जो फंडल हाइट, यदि आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है, क्या करें मैं आपका प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक, यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है, इसका मतलब वो कहां पे रहेगी, ध्यान रखना बिलो द, कहां पे रहने वाली है, ध्यान रखना बिलो द पेल्विक रीजन, किसमें रहने वाली वो आपकी बिलो द पेल्विक रीजन, या पेल्विक रीजन के अंदर क्या होने वाली है, वो रहने वाली। कुल मिला के बात ये, यदि 12 वीक से यदि प्रेगनेंसी छोटी है तो वो पेल्विक रीजन रहेगी। अब उसके बाद जैसे बात करें, यहां क्या हो गया आपका 12 वीक, ये हो गया आपका 12 वीक, इससे नीचे इसमें रहेगी। यहां मैं बात कर लेता हूं, तो यहां जो आपका होता है वो होता है आपका 20 से लगाकर 24 वीक्स, कब जाएगी, और यहां कितनी जाएगी दोस्तों, तो हो जाएगी आपकी 36 वीक की, हाईएस्ट कितनी होती है आपकी 36 वीक। अब इसके बीच में मैं बात करूं, जब 16 वीक हो जाता है, 12 के बाद में कितना आता है दोस्तों, ये देखिएगा 16, तो 16 में क्या आती है आपकी, इधर से कितना होगा दोस्तों 1/3, इधर से 1/3, और इधर से क्या होगा दोस्तों 2/3, ठीक है। ऐसे पोर्शन में जाती है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्लाइकस से 1/3, सॉरी पेल्विक जो रीजन है वहां से 1/3 और अम्लाइकस से 2/3, तब कितने वीक पे होगी, तो 16 वीक पे होगी। फिर यदि आपसे ये पूछा जाए, देखो यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, मतलब ये 20 वीक हो गए, और यहां पे आप क्या मानोगे, ये माना जाएगा कि जो पेल्विक रीजन है वहां से तो क्या है 2/3 है, और अम्लाइकस से कितनी आपकी 1/3 पास में, 1/3 क्या है आपकी पास में, ये बात ध्यान रखना। और जैसे आपकी क्या होगी 24 वीक पे जाएगी, 24 वीक पे जाएगी, तो 24 वीक पे कौन आ जाएगा, अम्लाइकस खुद आ जाएगी,
ठीक है, और 36 वीक पे कौन आ जाएगी, ध्यान रखना, तो ये आपका क्या हो गया, हाईएस्ट। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा था, आपसे पूछा जाता क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यदि मैं आपसे ये पूछता कि फंडल हाइट पेल्विक रीजन में कितने वीक पे रहती है, आप राइट आंसर बताते 12 वीक। ठीक है, यदि मैं पूछता अम्लाइकस पे कितने रहेगी, आप बता दे 24 वीक। यदि उसमें मैं पूछता कि जिफोइड फ्लोरोसिस पे कब पहुंचेगी, आप बता दे 36 वीक। तो यहां पूछा है अम्लाइकस के ऊपर, इसका मतलब इसमें ऑप्शन सबसे सुटेबल कौन सा है, ये ऑप्शन आपका सबसे सुटेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल अम्लाइकस की बिल्कुल सीधी गणित है, बस ये याद रखना। और जैसे अम्लाइकस के ऊपर आगे, उसके बाद में ध्यान रखना 24 वीक के बाद में जितने वीक की प्रेगनेंसी होगी इतने सेंटीमीटर क्या होगा, ध्यान रखना, फंडल हाइट बढ़ी हुई होगी। जैसे माना कि मैं बात कर रहा हूं किसी की प्रेगनेंसी कितनी है, 30 वीक की है, इसका मतलब आप ये मान के चलो कि इसकी जो फंडल हाइट है वो फंडल हाइट भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्लियर चीज है, 30 सेंटीमीटर की क्या होती है आपकी 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस हो सकती है, मतलब 30 की जगह 28 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है। तो ध्यान रखना 24 वीक के बाद में जो फंडल हाइट क्या करती है, वो सेंटीमीटर से क्या करती है, कोरेस्पॉन्ड करती है। वीक और फंडल हाइट सेंटीमीटर में क्या करती है दोस्तों, कोरेस्पॉन्ड करती है। ये सारी बातें आपकी किसके ऊपर क्लियर होगी, इस फंडल हाइट के ऊपर बात क्लियर होगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द होम केयर नर्स इज मॉनिटरिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ रिस्क ऑफ द प्री एक्लेम्सिया। कि आप क्या करें, एक नर्स है, होम केयर कर रही है प्रेग्नेंट लेडी का, और उसको रिस्क है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों, उसको रिस्क है। उसके बाद लिखा है ईच होम विजिट, वो जब भी होम विजिट करेगी तो नर्स असेस द क्लाइंट विथ साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। मतलब किसी भी लेडीज है, वो प्रेग्नेंट है और उसको ये लग रहा है कि इसको क्या हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। अब इसको रिस्क किसका है, प्री एक्लेम्सिया का। तो नर्स हर विजिट में क्या चेक करेगी, देखो कौन सा साइन उसको बताएगा इसको प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, हाइपरटेंशन, लो ग्रेड फीवर, जनरलाइज एडिमा या इंक्रीज पल्स रेट। अब मैंने आपको बताया प्री एक्लेम्स के रिस्क में क्या बढ़ सकता है, मेन जो आपका रिस्क होता है वो हाइपरटेंशन होता है फर्स्टली, ठीक है, जिसको अपन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना यहां पे आपको जिस भी लेडी के अंदर प्री एक्लेम्सिया का रिस्क है, उस लेडी के अंदर आपको ध्यान रखना हाइपरटेंशन देखना है, हाइपरटेंशन आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, उसकी बीपी क्या हो सकती है दोस्तों, इंक्रीज हो सकती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं देखो क्वेश्चन ओबीजी के एंग्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, आपके 2-4 क्वेश्चन है ये। द नर्स इज असेसिंग द प्रेग्नेंट क्लाइंट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एक नर्स है, प्रेग्नेंट क्लाइंट को असेस कर रही है, कौन सा ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हु वाज द एडमिटेड विद द मैटरनिटी यूनिट, मतलब वो मैटरनिटी यूनिट में एडमिट हुई है, सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ द एब्रेप्शियो प्लेसेंटी। क्या दोस्तों कि उसको एब्रेप्शियो प्लेसेंटी लग रहा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट हिज कंडीशन इज द प्रेजेंट। मतलब मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैटरनिटी वार्ड है वहां पे एडमिट हुई है, और उसको आपको डायग्नोसिस क्या लग रहा है कि इसको क्या ये हो सकता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। क्या हो सकता है दोस्तों, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है। अब आप बताओ कि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में मोस्ट कॉमन कौन सी कंडीशन उसको देखने को मिलेगी। अब बताओ भाई एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में वो आएगी तो आप उसको पालपेट करोगे तो आपका ऑब्डोमेन जो एब्डोमेन है वो सॉफ्ट मिलेगा क्या। फिर लिखा है इसमें आपकी यूटेराइन टेंडरनेस देखने मिलेगी, आप यूट्रस को चेक करोगे तो यूट्रस में टेंडरनेस देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, अब्सेंस ऑफ द वेजाइनल एब्डोमेन पेन, कि एब्डोमेन पेन नहीं होगा। फिर क्या होगा देखो, पेन लेस एंड ब्राइट वेजाइनल ब्लीडिंग। आपको इनमें से क्या देखने को मिलेगा एब्रेप्शियो प्लेसेंटी में। थोड़ी सी मैं बात किसकी कर लेता हूं दोस्तों, एब्रेप्शियो प्लेसेंटी। एब्रेप्शियो प्लेसेंटी क्या होता है देखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन नॉर्मल होता है। देखो प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन इज नॉर्मल,
प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन दोस्तों कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाती है, अर्ली सेपरेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जल्दी सेपरेट हो जाती है। और अर्ली सेपरेशन कब होता है, इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। टीएमटी मतलब ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है आपका, इसमें अर्ली सेपरेट हो जाती है। अब अपन बात करें, जब भी प्लेसेंटा क्या होगी, अर्ली सेपरेशन होगा, तो उसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, देखिएगा। जब प्लेसेंटा सेपरेट होगी, इसका मतलब वहां पे क्या होगी, ब्लीडिंग। तो सीधी सी बात है भाई, प्लेसेंटा अपनी जगह से हट गई, इसका मतलब क्या होगा, ब्लीडिंग तो होना ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, अब ब्लीडिंग होगी तो ध्यान रखना, ब्लीडिंग में पेन भी होगा। क्या होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल पेन भी होगा। और ब्लीडिंग कैसी होगी, यहां पे ब्लीडिंग आपको कैसी दिखेगी, डार्क कलर की। कैसे दिखेगी, यदि पेन हो रहा है और डार्क कलर की ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटी है। अब यहां देखो आपका डी ऑप्शन में लिखा है पेन लेस ब्राइट रेड वेजिनल ब्लीडिंग, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर लिखा है एब्सेंस ऑफ द एब्डोमिनल पेन, अब मैं तो कह रहा हूं पेन होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो, अब ऑप्शन ए या बी बचा। यहां लिखा आपका सॉफ्ट एब्डोमेन। एब्डोमेन कैसा दोस्तों, सॉफ्ट। अब मैं बात करूं एब्डोमेन सॉफ्ट कब होगा, जब आपकी प्लेसेंटा एब्डोमेन के ऊपर वाले एब्डोमेन में है ही नहीं भाई, तो तब सॉफ्ट माना जाएगा। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे आपका इसका जो एक सिम्टम है जिसका नाम है आपका यूटेराइन टेंडरनेस। क्या नाम है दोस्तों, यूटेराइन, ये हो गया आपका टेंडरनेस। अब आप बोलो सर यूटेराइन टेंडरनेस एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में कैसे आ गई, बताओ भाई। तो मैं बता देता हूं मेरे दोस्त कि यूटेराइन टेंडरनेस इसलिए आई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगी, प्लेसेंटा सेपरेट जैसे माना कि ये, जैसे माना कि मैं बात कर रहा हूं, ये क्या था आपका यूट्रस था। इस यूट्रस के अंदर यहां से प्लेसेंटा सेपरेट हुई, यहां से प्लेसेंटा सेपरेट हुई, यहां मतलब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया, प्लेसेंटा जहां से हटी उस जगह ब्लीडिंग होगी और ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। अब जिस जगह ब्लड इकट्ठा हो गया, ब्लड का एक थ्रोम्बस बन गया, उसको बोलते हैं अपन कॉन्वुलेटेड प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको अपन, कॉन्वुलेटेड प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है, कॉन्वुलेटेड प्लेसेंटा बोला जाता है। और कॉन्वुलेटेड प्लेसेंटा की वजह से यूट्रस क्या हो जाता है, टेंडरनेस। यूट्रस क्या हो जाता है आपका, हार्ड हो जाता है। यूट्रस कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही बैठ रहा है, कि जिस भी कंडीशन में यदि कोई भी पर्सन है, उसका यदि यूट्रस के अंदर क्या हो रही है, आपकी टेंडरनेस आ रही है, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यूट्रस है उसके अंदर टेंडरनेस आ रही है, इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन है। इसका मतलब ऑप्शन ए, देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन किसको फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया। किसको कर रहे हैं दोस्तों, ये प्लेसेंटा प्रीविया के तीनों सिम्टम है, ये ध्यान रखना। और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के मैंने साइन एंड सिम्टम, क्या कोज है, क्या मतलब होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करवा दी। कितना इजी और कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, रेशनल वाला। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोसीजर। कि भाई ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको अपन सीएडी बोलते हैं, इस सीएडी का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। यहां पे आपको सर्जिकल नहीं पूछा है, ओनली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है वो बताइए। सबसे पहला कार्डियक कैथेटराइजेशन करोगे, मतलब ये भी क्या है, सर्जरी है। फिर देखो ओरल मेडिकेशन, आप ओरल मेडिकेशन देना, मतलब ये क्या हो गया आपका मेडिकेशन वाला। फिर देखो कोरोनरी आर्टरी बाईपास फीडिंग, ये भी एक सर्जरी है, ये भी नहीं होगा। फिर देखो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ये भी सर्जरी है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए भी सर्जरी है, ऑप्शन सी भी सर्जरी है और ऑप्शन डी भी सर्जरी। इसका मतलब दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा, ओरल मेडिकेशन। ये आपका क्या है, सर्जरी नहीं है, ये इसका मेडिकल मैनेजमेंट है। और ये किसका मेडिकल मैनेजमेंट है दोस्तों, तो ध्यान रखना सीएडी का। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, बी। ये ध्यान रखना, सीएनसीए का जो एग्जाम है उसके अंदर आया हुआ है, जो सफदरगंज का जो आपका वीएमसीएस का जो एग्जाम होता है, क्लियर चीज है, उसका ही आया हुआ है। तो ध्यान रखना, एंकलेज के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके प्रति आपको राइट आंसर कमेंट यहाँ पे करना है।
उसके बाद देखिएगा जो आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन देखिएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओपनिंग दैट द कनेक्ट द टू एट्रिया ऑफ द फीटस। जब फीटस होता है, जैसे माना कि ये अपन बात किसकी कर देते हैं, ये दोस्तों क्या हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हार्ट बनाना है, वो दूसरे वाला जो आप हार्ट बनाते हैं दोस्तों, वो हार्ट टूटता बहुत ज्यादा है, इसलिए अपने को इतना हार्ट तोड़ना भी नहीं है। अपने को दोस्तों ये सिंपल हार्ट बनाना है, जिसे टूटेगा ही नहीं, आपका हार्ट डिब्बा लगेगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ देखो किसकी बात करूं मैं दोस्तों, यहाँ देखो ओपनिंग किसके बीच की पूछ रहा है, देखना और समझना। ये कह रहा है कि दो एट्रिया, ये कौन सा हो गया दोस्तों, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। इन दोनों के बीच की जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग का नाम क्या है, बस फीटस में, अभी नहीं फीटस में। बताओ भाई, डक्टस आर्टियोसस बोला जाएगा, डक्टस विनोसस बोला जाएगा, फोरामिन ऑफ ओवल बोला जाएगा, या लिगामेंटम ऑफ टेरिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा या सोच लीजिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, तो ध्यान रखना, इसके बीच का जो होता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका फोरामिन ओवल। क्या बोला जाता है दोस्तों, फोरामिन ओवल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर। अब अपन डी की भी बात कर लेते हैं, डी क्या है देखो, लिगामेंटल टेरिस क्या बोला जाता है दोस्तों, उस कंडीशन को बोला जाता है जिस कंडीशन के अंदर क्या होती है, जो अम्लाइकस वेन होती है। किसकी बात कर रहा हूं, जो अम्लाइकस वेन है वो क्या हो जाए दोस्तों, ओब्लिट्रेट। क्या हो जाए आपकी, ओब्लिट्रेट आफ्टर बर्थ। उस फीटस का बर्थ होने के बाद में वो अम्लाइकस वेन ओब्लिट्रेट होती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लिगामेंटल ऑफ टेरिस। क्वेश्चन आ जाए, आफ्टर बर्थ ओब्लिट्रेट ऑफ द अम्लाइकल वेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड लिगामेंटल टेरिस। डक्टस आर्टियोसिस किसके बीच में होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, जो पल्मोनरी आर्टरी एंड क्या होगी, जो एरोटा है, उस एरोटा के बीच के अंदर, ठीक है, जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस। और जो डक्टस विनोसस है दोस्तों, ये क्या होगी, जो अम्लाइकस वेन है, कौन सी आपकी, अम्लाइकस, ये हो गया अम्लाइकस वेन और किसके बीच में, इंफीरियर वेना केवा। अम्लाइकस वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में क्या रहेगा, डक्टस विनोसिस। पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में क्या रहेगा दोस्तों, डक्टस आर्टियोसिस। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में रहेगा आपका फोरामिन ऑफ ओवल। और लास्ट में कौन सा दोस्तों, लिगामेंटल ऑफ टेरिस है। वो लिगामेंटल ऑफ टेरिस किसके बीच में रहने वाला है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी आपका किसके बीच में रहेगा, ये आपका रहेगा किसके बीच में, तो ये रहने वाला है आपका ओब्लिट्रेशन आफ्टर द बर्थ, मतलब जैसे ही बर्थ के बाद में ओब्लिट्रेशन होता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए अपने इतना ही, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, कल नेक्स्ट जो आपके बचे क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। आज वाला जो आपको सेशन है दोस्तों कैसा लगा, आप कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताइएगा। जैसे मैंने 10 क्वेश्चन बताए ना, कल भी 10 क्वेश्चन, आज भी 10 क्वेश्चन, ऐसे रोज में 10 क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूं दोस्तों, आप एंक्लेक्स की क्वेश्चन करना सीख जाओगे कि एंक्लेक्स क्या चीज है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो वो सारी बातें भी अपन दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी ने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, पिछले वीडियो को भी बहुत बहुत प्यार दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर चीजें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।